Check out Ignited Minds Tutorial's latest video on some basic concepts of chemistry, where they cover previous year's questions from IIT, NET, and CET exams. This video is a valuable resource for anyone preparing for these competitive exams and seeking to strengthen their understanding of fundamental concepts in chemistry. In the video, the experts at Ignited Minds Tutorials provide detailed explanations and insights into key topics such as atomic structure, chemical bonding, states of matter, and more. By going through the PYQs, previous year's questions, viewers can gain a better understanding of the types of questions that are commonly asked in these exams and learn how to approach them effectively. This resource is particularly useful for students looking to test their knowledge and improve their problem-solving skills in chemistry by familiarizing themselves with the patterns and concepts of previous years' questions. Students can gain confidence and enhance their preparation strategies for the upcoming exams. Whether you are preparing for IIT, NET, CET, or any other competitive exam, this video on some basic concepts of chemistry is a must-watch for all aspiring students. Ignited Minds Tutorial's commitment to providing high-quality educational content makes this video a valuable tool for exam preparation. Okay, people, we were doing some basic concepts in chemistry. So, कुछ और सवाल करेंगे इसमें हम जो PYQs हैं आपके, ठीक है? Okay. अरे ये तो कल का ही है. 1 second. ओके, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री में एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और इक्विवेलेंट मासेस से आज हम डील करेंगे. कल हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का किया था PYQs. ओके, चलिए भाई साहब चलते हैं. अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास. ठीक है, इंक्रीजिंग मास में अरेंज करना है आपका. ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है, कॉपर दिया हुआ है और नाइट्रोजन दिया हुआ है 14. ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? हाँ नहीं, मास नहीं, वन मॉलिक्यूल. तुम जो बोल रही हो वो क्या है? सोचो तुम क्या बोल रही हो. वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम्स नहीं है. वन मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम्स है. देखो समझो चीजों को भाई साहब. यहां पे वन मोल दैट इज एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मास 32 ग्राम्स है. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? मतलब क्या है आपका 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसका मास है भाई साहब आपका 32 ग्राम्स. ठीक है, तो वन मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? देयरफॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ O2, इसका मास कितना हो जाएगा बोलो? 32 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स. आर वी क्लियर ऑफ दिस वन पीपल? हम ठीक है, आर वी क्लियर? ओके, तो अभी देखो 30, ये 1 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 इसका मास. देखो ये आपका एक एटम का मास होता है 1.66 इंटू 10⁻23 होगा ये. ठीक है, खैर इसको अगर आप ऐसे ना करना चाहें, देखो यहाँ पे कितना होगा? ये 6 है, ये 32 है, अप्रोक्सीमेटली 5 हो जाएगा. 6 5 जा 30. हमको उतना MCQ में उतना प्रिसाइज आंसर नहीं चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पे हो गया भाई साहब अप्रोक्सीमेटली कितना? दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10⁻23 ग्राम्स. आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट पीपल? हम समझम. ठीक है, क्लियर है? ये हो गया भाई साहब इसका. तो फटाक से लिख लेते हैं भाई साहब. इसका हो गया अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10⁻23 ग्राम्स. वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, एक एटम नाइट्रोजन का कितना मास हो जाएगा भाई साहब? बताइए जल्दी से बताइए. वन एटम ऑफ नाइट्रोजन. हाँ, यहां पे दिया हुआ है ना, देखो कितना है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14 है. ठीक है, तो वन एटम ऑफ नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? बोलो. अरे भाई साहब देखो यहां पे नाइट्रोजन का, ठीक है, कितना है? 14. तो मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पे 6.022
इंटू 10⁻23। देखो एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, इसको याद रखो। वन एटॉमिक मास यूनिट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट, 1.66 इंटू 10⁻27 kg ये होता है। या आप लिख लो भाई साहब 1.66 इंटू, ये -27 है, अगर इसको मैं ग्राम्स में कन्वर्ट कर रहा हूं तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10⁻3 से, ठीक है। तो अगर 10⁻3 से हमने मल्टीप्लाई किया 27 इंटू 10⁻3 ग्राम्स, सो दैट विल बी हाउ मच, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, ठीक है। तो अभी नाइट्रोजन का एक एटम का मास कितना हो जाएगा, एक एटम का, देखो नाइट्रोजन का यहां पे क्या पूछा है, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, दैट विल बी हाउ मच, अरे कितना होगा, जल्दी बोलो भाई साहब। अरे सामने है तुम्हारे भाई साहब, वन एटॉमिक मास यूनिट, एक एटम का मास कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। वन एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा, हाँ क्या बोल रहे हो, इसको इसका समझ में आया, पहले वाले का, इसका बताओ कितना होगा, अरे बाबा रे बाबा, देखो देखो यहां पे अगर इसको नहीं करना है ऐसे कर लो, देखो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ये मोल ऑफ एटम्स है ना, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितना वे करेगा भाई साहब, 14 ग्राम्स, मॉलिक्यूल्स नहीं बोल रहा हूं यहां पे, समझ में आ रहा है, ये 14 ग्राम्स वे करेगा। तो वन एटम विल वे हाउ मच, 14 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, एक एटम नाइट्रोजन का कितना वे करेगा, इतना, ठीक है। वन अपॉन इतना होता है आपका कितना, 1.66 इंटू 10⁻23, वही मैं आपको शॉर्टकट बता रहा था, इंटू 14 करोगे भाई साहब, और क्या करना है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। भाई ये इसका मतलब ये हो गया ना, वन मोल ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन विल वे हाउ मच, 14 grams, so one atom of nitrogen will weigh how much, 14 upon this much, now 1 upon 6.022 इसका वैल्यू होता है, यही एटॉमिक मास यूनिट है, तो इसको आप 14 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है, जल्दी बताओ भाई साहब, 1.66 इंटू 14 अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, अरे एक अप्रोक्सीमेट फिगर चाहिए भाई साहब, हाँ 2.3 23.24 यही है ना, इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2.324 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम्स, ठीक है। तो इसका भाई साहब कितना आ गया, दिस वुड बी हाउ मच, 2.3 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम, ओके। सबको एक बेस में लेके आओ, तो अगर मुझे यहाँ पे 23 लिखना है तो 23 लिखते हैं, चलो 23 लिख दिया अगर हमने, तो इसको भाई साहब क्या लिख देंगे, 23.24, आर वी गेटिंग दिस पीपल, ओके। 1 इंटू 10⁻⁻10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, देखो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इसका कितना है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इसका कितना है, बोलो बोलो बोलो, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जल्दी जल्दी कितना होगा इसका मास, अरे क्या ये सब बचपन में पढ़े हो, देखो ग्राम एटॉमिक मास होता है, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोल, है ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है ये, ग्राम मॉलिक्यूल, ये कितना होगा 32 ग्राम्स, समझ में आ रहा है, ये ग्राम मॉलिक्यूल मास पूछा है आपसे, ठीक है। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी हाउ मच, 32, यहां पे कितना पूछा है 1 इंटू, इसका मतलब 1 इंटू 10⁻⁻10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 32 इंटू 10⁻⁻10 ग्राम्स। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मचम पीपलम, 32 इंटू 10⁻⁻10 ग्राम्स। अभी इसको भाई साहब -23 अगर करना है आपको, तो काफी बड़ा है एक्चुअली इन सबसे ये, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इतना ग्राम ऑफ कॉपर, this much gram of copper, how much will it weigh, हाँ
तुम लोग कैलकुलेशन के इतने आदी हो ना कि थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा रहे हो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इतना ग्राम ऑफ कॉपर, तो भाई उतना ही ना, तो क्या 63 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको? इतने मास का कोई चीज लिया गया, तुमको दिया है, तुम 63 के साथ क्यों कंफ्यूज कर रहे हो उसको? वो रहने दो ना उधर, इतना मास ऑफ कॉपर है, बस इतना ही ना, तो इसका मास जो दिया हुआ है वही रहेगा, दैट विल बी हाउ मच, 1 इंटू 10⁻⁻10 ग्राम, बस खत्म। ठीक है, ओके। तो देखो ये दोनों से तो ये दोनों कम से कम बड़े हैं, अभी इन दोनों में कौन बड़ा है? अभी यहाँ पे क्या समझाना है भाई साहब? इंक्रीजिंग मास। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मास किसका हो गया भाई साहब? इसका, क्योंकि इन दोनों में ये बड़ा है ना, तो आपका यहाँ पे 3 आ गया, 3 इज ग्रेटर देन भाई साहब कितना? 4, एंड 4 इज ग्रेटर देन, इन दोनों में कौन बड़ा भाई साहब? 2। ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है भाई साहब। 3 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन 2, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है हमें लगता है। 3 इज ग्रेटर देन, आंसर ये होना चाहिए। कैसे 3 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज 32, minus 23, okay, 1 gram, 1 atom of nitrogen, किस तरफ? वो 0.22 होगा क्योंकि आपने 22 को 23 किया ना। किसको? इसको? नीचे वाले। हाँ, तो -23 हुआ ना, तो 23 होगा, तो आपने इसका कितना आया तुम्हारा? 1.66 का इंटू 14, 23.2, एक मिनट 23.24 आया। हाँ, तो यहाँ पे इसको शिफ्ट किया ना, ये 23 रहा ना, 14 इंटू 1.66 कितना है? 23.24 ना, ओके। Atoms is 14 grams. 1 atom of nitrogen. Three is greater than 4 is greater than, हाँ? कौन? कौन सा पॉइंट? 0.23 होगा। इधर जो है आपका into 10⁻⁻22 ग्राम, तो आपने इसको 23 किया into 10⁻⁻1, तो फिर वो उस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ नहीं होगा, तो आपने उसको 23.24 into 10⁻⁻23 आया, राइट? मैंने उसको वही रखा है, चेंज नहीं किया है, वही रखा है। हाँ, वो छोड़ो ना, उसको ले लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे -22 हो रहा था, यहाँ पे -23 है, तो बेस मैंने सेम रखा है -23, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सो आइडियली यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 3, ये हो गया 4, ठीक है, और होगा 2 and 1, ये ऑप्शन होना चाहिए, विल कंसिडर दिस। ये वाला ऑप्शन में ये गड़बड़ हो रहा है, 1 और 2, 2 2 2 2। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। ओके, 1.520 gram of hydroxide of a metal on ignition gave this much of oxide. The equivalent weight of metal कितना हो जाएगा? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, इसका है इक्विवेलेंट वेट ऑफ, कैसा भी कर लो, ऑक्साइड डालना है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ अ मेटल ना, मेटल हाइड्रोक्साइड, equivalent weight of metal hydroxide upon equivalent weight of, यहाँ पे क्या है देखो, मेटल ऑक्साइड है ना, equivalent weight of metal oxide, ठीक है, will be equal to, ठीक है, weight of metal hydroxide, weight of metal hydroxide upon weight of metal oxide। समझ में आता है भाई साहब? ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला, मतलब इक्विवेलेंट वेट का रेशियो आपके एक्चुअल वेट के रेशियो के बराबर होगा। कैसे? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है भाई साहब आपका वेट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, सॉरी, वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड अपॉन वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं, लेट मेटल
हैव एन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ई। ठीक है, तो यहां पे ई मेटल और हाइड्रोक्साइड है। देखो हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, एनीवन? अरे जल्दी जल्दी बोलो भाई साहब, हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? OH का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? हाइड्रोक्साइड मतलब OH, राइट? इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 17। ठीक है, गुड, 17। OH का हो गया भाई साहब 17। यहां पे मेटल ऑक्साइड है, बोलो मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड में मेटल प्लस ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट, हाँ कितना कितना, जल्दी जल्दी भाई, ये तो आपको याद है ना? नहीं, इक्विवेलेंट वेट इज नॉट 16, 8। इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का, इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा हूं यहां पे, एक इक्विवेलेंट वेट है आपका 8। ठीक है, ओके ओके ओके, चलो भाई साहब, वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड कितना दिया हुआ है? 1.520। ठीक है, एंड वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना दिया हुआ है? 0.995। ठीक है, इतना कैलकुलेशन वाला सवाल कहां है भाई साहब, बाप रे। ठीक है, तो यहां पे हो गया आपका E + 8 इंटू 1.520, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, इज इक्वल टू 0.995 इंटू E + 17। ठीक है, E + 17 कितना आ जाएगा बोलो यहां पे? दिस विल बी 1.520 E + 8 इंटू 1.520 कितना हो जाएगा? 12, हाँ 12.16। वेरी गुड भाई साहब। चलिए इधर कितना आ गया भाई साहब? 0.995 E + 17 कितना कितना है भाई साहब, जल्दी? 16.915। 16.915। ठीक है भाई साहब, चलिए इसको इधर ले ले अगर हम, तो 1.520 E माइनस 0.995 E इज इक्वल टू 16.915 माइनस 12.16। कितना आ रहा भाई साहब ये, जल्दी जल्दी बताइए इसको, इसका माइनस कितना है? 0. कितना? 0.525। ओके, चलिए भाई साहब 0.525 E इज इक्वल टू, यहां पे कितना है? जल्दी 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 भाई साहब, हाँ 4.755। चलिए भाई साहब, E इज इक्वल टू 4.755 अपॉन 0.525। ठीक है, कितना आ रहा है भाई साहब इसमें? देखो 5 9 से अप्रोक्सीमेटली 45 होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली देखो यहाँ पे 47 है, यहाँ पे कोई भी इसके आसपास नहीं है, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली D। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, देखो यहाँ पे 47 आ रहा है, मतलब कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 45, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हम पीपल, हम समझ में आता हम। ठीक है, ओके ओके ओके। एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7, एसिडिक मीडियम में एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? बोलिए भाई साहब, कैसे निकालेंगे? देखो K2Cr2O7 है ना, K2Cr2O7। ठीक है, इसका डिसोसिएशन कैसे होगा भाई साहब? इसका बनता क्या है एक्चुअली? इसका बनता है K प्लस Cr3 प्लस, इससे अपने को मतलब है। ठीक है, Cr3 प्लस बनता है, तो लेट्स से 2K प्लस, और यहां पे कितना हो जाएगा? देखो 2Cr3 प्लस। ठीक है, इसको बैलेंसिंग करने के लिए आप ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है भाई साहब। ठीक है, यहां पे कितना होगा बोलो? ये तो होगा -2, इसका अपने को लेट्स से नहीं मालूम, और इसका अपना भाई साहब +1 मेटल है ना। तो यहां पे देखो 2 इंटू +1 प्लस 2 इंटू x प्लस 7 इंटू -2, दिस विल बी इक्वल टू 0। समझ में आता हूं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हो गया 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0। यहां पे कितना हो गया भाई साहब? 2x - 12 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 12, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। तो यहां पे कितना हो गया भाई साहब? +6। ठीक है, यहां पे आपको दिख ही रहा है इसका जो चार्ज होगा वही इसका भाई साहब क्या हो जाएगा? वही इसका। ठीक है, तो दिस विल बी बेसिकली हाउ मच? +3। ठीक है, +3। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन?
तो यहां पे बताओ कितना आपका, लेकिन यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स का है, ठीक है, यहां पे 1 मॉलिक्यूल का 6 आया है। ओके, इसको ऐसे समझते हैं, देखो यहां पे 1 मॉलिक्यूल का 6 आया है, यहां पे आप भाई साहब 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, तो 2 मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन नंबर का, 1 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना हुआ, कितना हुआ, यहां पे 6 है, यहां पे 3 है, 3 हुआ ना, तो 2 मॉलिक्यूल्स का कितना होगा 6। आप अगर देखोगे ना इसको बैलेंसिंग में आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स लगेगा, ये आपका एन फैक्टर हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अभी अगर मैं आपको बताऊं यहां पे बैलेंसिंग की बेसिकली जरूरत नहीं है, आपको यहां पे देखना है भाई साहब एक क्रोमियम आयन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ 3, तो भाई साहब 2 का कितना होगा 6, ठीक है। इसको अगर आपको बैलेंसिंग करनी है आप देखोगे यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन आपका ऐड होगा, फिर भी मैं बता देता हूं आपको, K2Cr2O7 है, 2K+ है, 2Cr3+ है। अभी अपन एसिडिफाइड मीडियम है तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे भाई साहब H+ ऐड करेंगे, ठीक है। इन एसिडिक मीडियम है तो H+ ऐड करेंगे, एसिडिक मीडियम में आपको H+ आयंस मिलते हैं। यहाँ पे क्या बैलेंसिंग होगी भाई साहब, ऑब्वियसली क्या आएगा H2O, ठीक है, H2O आएगा ही आएगा। अभी H2O अगर आ रहा है तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो आपका मिनिमम यहाँ पे कितना बनेगा भाई साहब 7H2O तो बनना ही बनना है, ठीक है। आपके हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए राइट हैंड साइड में 7 दूनी 14, ठीक है, 14 एटम्स, राइट, ठीक है। सो हाउ मच विल यू ऐड हियर 14H+, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, अभी देखो ये बैलेंस है कि नहीं, तो पहले तो देख लो चार्जेस बैलेंस है कि नहीं। चार्जेस यहां पे कितना है तुम्हारा, देखो 14 प्लस और 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 14 + 6 कितना हो गया 8, ठीक है। इधर कितना है बोलो 2 3 6, 6 प्लस और 7 8 प्लस, बैलेंस है। देखो मैंने आपको बोला था 6 इलेक्ट्रॉन लगेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐसे नहीं लगा रहे हैं, देखो आपको सीधा इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में ही पता चल रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन मतलब एन फैक्टर आपका कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। अगर आप बाकायदा पूरा बैलेंस कर रहे हैं तो इस तरह से बैलेंसिंग इक्वेशन होगी, आपका यही हो जाता है क्या एन फैक्टर, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6। मैं यहां पे लंबे मेथड से गया हूं, एक्चुअली में ये सब कुछ की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो भाई साहब, ठीक है। आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसको आप सीधा क्या लिख सकते हो, देखो अगर मैं इसको इसके साथ सेपरेट करूं तो इसका कितना हो जाएगा बोलो Cr2O7 2- ये बना रहा है भाई साहब Cr2Cr3+, ठीक है। इसको कर लो भाई साहब, यहां पे कितना हो गया 2x, 2- कहां से आया समझ में आया, हमने पोटेशियम को अलग कर दिया। पोटेशियम के पास भाई साहब एक पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 पोटेशियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज, इसको अगर आप अलग करोगे तो Cr2O7 के पास क्या आ जाएगा, उसके मत्थे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये हो गया भाई साहब Cr2O7, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे Cr3+, ये आपको याद रखना कि Cr3+ होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो 2x माना हमने, लेट्स से इसका ऑक्सीडेशन नंबर है x, ठीक है, प्लस 7 × -2 इज इक्वल टू -2, तो 2x - 14 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब आपका -2 + 14, तो ये हो गया आपका 12। x की वैल्यू हो गई बच्चा पार्टी कितनी, ये हो गया 6, ठीक है, ये हो गया 6। यहां पे तो आपको दिख ही रहा है भाई साहब 3+, तो आप एक क्रोमियम आयन का भाई साहब ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना हो गया +3, तो 2 का कितना होगा भाई साहब +6, तो यहीं पे आप देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, आपका एन फैक्टर यहां पे हो जाएगा 6। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आता हूं, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। सो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, समझ में आता हूं, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, देखो नॉर्मेलिटी ऑफ 0 पॉइंट, भाई देखो एम्स में 2011 में आया है, 13 में आया है और 18 में भी आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये एक्सेप्शन है बेसिकली, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, देखो नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 m aqueous solution of H3PO3 is equal to 0.6 m, ठीक है। रीजन इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3, देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है, अरे बोलो ना, बोलो भाई साहब, नॉर्मेलिटी होती है आपकी n इंटू मोलैरिटी, है ना भाई साहब, समझ में आता है ये। और ये n फैक्टर भाई साहब क्या होता है, जैसे कोई एसिड है, एसिड का एसिडिटी बेसिकली, एसिड का बेसिसिटी, ठीक है। यहां पे एसिड कौन है H3PO3, इसकी बेसिसिटी मतलब क्या होती है भाई साहब, ये एसिड है तो इसकी बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स, ठीक है। तो यहां पे होगा भाई साहब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल
और हम बोल सकते हैं आयनाइजेबल, ठीक है, रिप्लेसेबल और आयनाइजेबल H एटम्स। याद रखना H3PO3 का भले ही आपको 3 दिख रहा हो हाइड्रोजन एटम, लेकिन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स 2 होंगे, ठीक है। इट इज डाईवैलेंट इन कैरेक्टर, इसको अपन भाई साहब डाईवैलेंट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब? यहां पे 2 H ऑक्सीजन के साथ हैं और 1 H फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसके वजह से जब आप इसको डिसोसिएट करवाने की कोशिश करेंगे तो इसके 2 H एटम्स जाएंगे, एक रह जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब भाई साहब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स यहां पे कितने होंगे? जो दिखता है वही रिप्लेसेबल H एटम्स हो, जरूरी नहीं है। इन केस ऑफ H3PO3 द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स इज 2, ठीक है। यही आपका हो जाएगा भाई साहब n फैक्टर 2। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है भाई साहब? ट्वाइस, यहां पे नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? ट्वाइस इनटू मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी कितनी है? 0.3, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 0.3, दैट विल बी हाउ मच? 0.6 n हो जाएगा। तो नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 m, अगर 0.3 m आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका ट्वाइस, तो ये तो आपका सही है, ठीक है, असर्शन भाई साहब आपका सही है कि नहीं? द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 m aqueous solution of H3PO3 is equal to this. Are we clear on this one people? लेकिन क्या ये सही है? देखो यहां पे रीजन क्या दिया हुआ है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3 दिया हुआ है। इज इट करेक्ट? नहीं, यहां पे क्या होगा भाई साहब? 2 होगा, ठीक है, यहां पे 2 होगा। क्या ये समझ में आ रहा है 2 कहां से आ रहा है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। नॉर्मेलिटी भाई साहब यहां पे n बोल सकते हो या इसको बोल सकते हो भाई साहब बेसिसिटी, बेसिसिटी इनटू मोलैरिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी फॉर अ बेस विल बी एसिडिटी इनटू मोलैरिटी, क्लियर है? तो यहां पे भाई साहब आपकी बेसिसिटी कितनी है? 2। तो आपका यहां पे असर्शन राइट है, रीजन रॉन्ग है, ठीक है। सो इफ असर्शन इज करेक्ट, यहां पे भाई साहब असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट, तो ये आपका सही होगा, क्लियर है? रीजन आपका गलत है, यहां पे 3 की जगह पे 2 होना चाहिए, क्लियर है? लेकिन कैलकुलेशन जो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का किया हुआ है दैट इज करेक्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? 0.79 gram of metal oxide is obtained from 0.5 gram of same metal upon oxidation. Equivalent weight of the metal will be which of the following? ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे वही देखो, ओके, यहाँ पे एक मेटल ऑक्साइड है, यहाँ पे आपका एक मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, जिसका वेट कितना है? 0.79 ग्राम है, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन फ्रॉम 0.5, और मेटल इसमें कितना है भाई साहब? कितने का मेटल है? 0.5 ग्राम का मेटल है, ठीक है, ओके। ऑक्सीडेशन करके इतना हो गया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा? 0.79 माइनस 0.5 ग्राम, समझ में आता? ठीक है, कितना हो रहा भाई साहब? ये 0.7 से 5 गया 2, 0.29 ग्राम का ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, क्लियर है? अभी अपन को क्या निकालना है यहाँ पे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। जैसे हमने इसके पहले एक फॉर्मूला लगाया, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 विल बी इक्वल टू वेट। देखो केमिस्ट्री में वेट और मास में फर्क नहीं है, ठीक है, मास लिखो या वेट लिखो, डजंट मैटर। वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ O2, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ये आपको को नहीं मालूम है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हो गया भाई साहब। इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 वी नो इट इज 8। वेट ऑफ द मेटल, वेट ऑफ द मेटल यहाँ पे कितना है भाई साहब? 0.5 एंड वेट ऑफ O2 कितना निकाला आपने? 0.29। तो अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल will be equal to 0.5 into 8 अपॉन 0.29। 0.29 को भाई साहब 3 लिख लो, क्या जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आसान बना लेते हैं, 0.5 into 8 अपॉन 0.3। सो इधर हो गया तुम्हारा 4 अपॉन 0.3, दैट इज 40/3। कितना आ जाएगा भाई साहब? ये 13 3 39, ठीक है, और वहाँ पे बचा 1, अप्रोक्सीमेटली 13 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आर वी क्लियर? अप्रोक्सीमेशन से किया है यहाँ पे भाई साहब, 0.29 को 0.3 पकड़ लिया है, तो 13 तो यही क्लोज आंसर है सबसे, ठीक है, क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलो भाई साहब इसको करना है। What amount of concentrated H2SO4 solution
should be used to prepare 500 milliliter of 0.5 m H2SO4. The concentration of H2SO4 being used is 90% and molecular mass of H2SO4 कहाँ इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिए हैं भाई साहब, 98.07, 98 होता है लेकिन 98.07 ये आपका मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे देखो एक कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है कितना, ये लेट्स से हमने C डैश मान लिया, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है भाई साहब आपका 0.5 m। अभी ध्यान दो यहाँ पे ये 0.5 m दिया हुआ है लेकिन एक्चुअल H2SO4 यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 90% है, ठीक है। तो एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा भाई साहब, ठीक है, जो कैलकुलेशन के लिए आप यूज करेंगे एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन C दैट विल बी 90% ऑफ दिस, ठीक है। तो 0.5 इंटू 90/100, ठीक है। तो ये हो गया, कट गया भाई साहब, कितना आ गया 9 5 45, 45/10, 4.5/10, राइट, 4.5/10 दैट गिव्स यू 0.45। ये हो गया आपका भाई साहब एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन। क्या ये समझ में आ रहा है एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन? तो पहले तो अपन ने इसको निपटाया, ठीक है। ओके ये हो गया आपका एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा भाई साहब, ओके देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, अगर मोलैरिटी हम देखते हैं होता क्या है, मोलैरिटी बोला भाई साहब, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अगर आप ले रहे हैं, अगर आप मिलीलीटर में ले रहे हैं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो भाई साहब यहाँ पे आपने अगर मिलीलीटर में लिया तो अगर आपने मिलीलीटर में लिया तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये n क्या होता है, W बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू 1000। ये हो गया आपका भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज मोलैरिटी। अब कर लो भाई साहब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है तुम्हारा 0.45। देखो इस सवाल में हम गलती इसी में करेंगे कि अगर आपने 0.5 ले लिया, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे 90% कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है उसका 90%, मतलब 0.45 आपको लेना पड़ेगा। तो 0.45 ये हो गया मोलैरिटी, दैट विल बी इक्वल टू वेट या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक ही बात होगी जो आपसे पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। व्हाट अमाउंट, कितना अमाउंट, मतलब यही वेट आपसे पूछा गया है। वेट लिखो, मास लिखो भाई साहब आपका मर्जी। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है भाई साहब 98.079। वॉल्यूम कितनी दी हुई है भाई साहब आपका, ठीक है, दिस इज बेसिकली 500 मिलीलीटर। तो ये हो गया आपका 500 और ये हो गया भाई साहब आपका 1000, ठीक है। कैंसलम 2, ठीक है। तो ये हो गया वेट कितना हो जाएगा बोलो, दिस इंटू दिस दैट इज 0.45 इंटू 98.079 अपॉन भाई साहब 2, ठीक है, क्लियर है। कितना आ रहा भाई साहब, इसको पहले मल्टीप्लाई करो जल्दी फटाक से। हाँ ये आ रहा है 22.06 फाइनल। अरे बाप रे इतने चतुर लोग हो भाई साहब, फटाक से हो गया। ओके सो दिस विल बी हाउ मच 22.06, 22.06, क्लियर है। देखो यहाँ पे एक्चुअली रिस्क लेना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि सब बहुत क्लोज वैल्यूज हैं, ठीक है। 45 है, 45 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 22.5 आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे 0.225 आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली क्या है 100 ही तो है। तो 0.225 को अगर 100 से, मैं आपको अप्रोक्सीमेशन बोल रहा हूँ भाई साहब, इतने सारे सवाल रहेंगे ना तो ये MCQ सॉल्व करने में उतना टाइम नहीं है आपके पास। तो अप्रोक्सीमेशन आपका कितना हो जाएगा, देखो ये 0.45 है, मतलब कितना हो गया 0.225। 45 को 2 से डिवाइड करोगे 22.5 आता है, तो 0.225 इंटू 100 करोगे कितना आएगा 22.5, अप्रोक्सीमेटली ये वाला आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, 24 और 27 बहुत क्लोज वैल्यूज हैं, ठीक है। तो आइडियली एक आंसर आपका यही आने वाला है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। When 1:2 equivalence ratio of the gases X and Y are heated to 573, अच्छा ये भाई साहब आपका मिथाइल, एक्चुअली ये मिथनॉल का प्रिपरेशन है, ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड है, दिस इज नथिंग बट इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेनॉल, ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेनॉल। तो यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका CO कार्बन
प्लस भाई साहब 2H2, ठीक है। इसको अगर आपने किया किसमें हीट, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई साहब, 573 केल्विन टू 673 केल्विन, और अगर आपने भाई साहब ये वाला कैटलिस्ट यूज किया Cr2O3, इट इज गोइंग टू गिव यू CH3OH, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये रेशियो अगर आप देखोगे तो 1:2 का रेशियो है, 1:2 का रेशियो है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? सो यहाँ पे भाई साहब आपके गैसेस कौन कौन से हो जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। थियोरेटिकल क्वेश्चन है भाई साहब, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये आपको नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक सॉल्यूशन इज, अभी किया आपने, हाँ, D मॉलिक्यूलर मास अपॉन 6, समझते हैं क्यों, ठीक है, क्यों भाई साहब, अरे बोला ना, बोला। ये हो गया आपका Cr2O7, दिस इज Cr2O7 जो आपका फाइनली क्या बना रहा है, Cr3+ बना रहा है, ठीक है। इसमें भाई साहब आपका कितना है, Cr2O7 2- है ये, ठीक है। इसमें आया था आपका भाई साहब 6+6, और यहाँ पे आ रहा है भाई साहब आपका +3। एक मॉलिक्यूल में +3 का चेंज है, 2 मॉलिक्यूल में भाई साहब +6 का चेंज हो जाएगा, वही आपका एन फैक्टर हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन 6, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन 6, डी वुड बी द आंसर। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, यहां से कंफ्यूजन चालू होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट है, पोटेशियम पर मैग्नेट का थोड़ा सा समझ लीजिए और नोट डाउन भी कर लीजिए इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। देखो पोटेशियम पर मैग्नेट का, पोटेशियम को उठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पोटेशियम का +1 ही रहने वाला है पूरे रिएक्शन में, ठीक है। ओके, अगर आप लेते हैं भाई साहब एसिडिक मीडियम, अगर आपने लिया भाई साहब एसिडिक मीडियम, ठीक है, तो यहां पे देखो पोटेशियम पर मैग्नेट है, ध्यान से देखो, यहां पे पोटेशियम पर मैग्नेट को अगर हम डिसोसिएट करें बच्चा पार्टी, क्या हो जाएगा बोलो, K+MnO4- हो जाएगा ये, ठीक है। तो MnO4 को ही लेते हैं हम, ठीक है, MnO4, ठीक है, ये हो गया MnO4-, ये आपको क्या दे देगा भाई साहब, Mn2+, ये हो गया आपका एसिडिक मीडियम का, ठीक है। ओके, न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, देखो देखो देखो, क्या हो गया, क्या हो गया। ओके, न्यूट्रल मीडियम में, मेरी बात पे हंसे कि अपनी बात पे हंस रहे हो, अच्छा भाई साहब, चलो MnO4 न्यूट्रल मीडियम में भाई साहब, MnO4 में कितना हो जाएगा बोलो, Mn, ठीक है, O2, ये न्यूट्रल मीडियम होगा, ठीक है। ओके, और आता है भाई साहब आपका बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में भाई साहब आपका MnO4-, इसका होता है MnO4-2-, ठीक है। ये चाहे तो लिख लो, क्योंकि आपका जो पोटेशियम पर मैग्नेट है उसमें ये 3 आपके रिएक्शंस हैं, ठीक है। ओके, तो जल्दी जल्दी निपटाते हैं भाई साहब इसको। अगर आप MnO4 हैं तो यहां पे बताइए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -1 है, देखो यहां पे, ठीक है। तो ये X हो गया, +4 × -2 ऑक्सीजन का, ये आपको क्या दे रहा है, -1 रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, X - 8 = -1, X = -1 + 8, दैट विल बी हाउ मच, +7। तो X की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाती है भाई साहब, +7, और यहाँ पे कितनी है बोलो, +2। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एन फैक्टर आपका कितना हो जाएगा, 5। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। इस पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया बोलो, X प्लस, वही सेम होगा भाई साहब, इसका भी +7 ही होगा, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी X + 2 × -2 = 0, so that will be X - 4 = 0। तो X की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 3, ठीक है। यहाँ पे एन फैक्टर आपका कितना हो जाएगा, 3, हाँ सॉरी 4, आई एम सो सॉरी, दिस विल बी X = 4, तो इधर आ गया आपका X 4, तो 7 और 4 का वैल्यू कितना आ गया भाई साहब, 3, ठीक है। ये हो गया आपका एन फैक्टर। यहाँ पे आते हैं वही सेम, देखो +7, इधर कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी X + 4 × -2 is equal to -2, that will be X - 8 is equal to -2, तो X is equal to -2 + 8, that is +6, so that's going to be +6।
यहाँ पे n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई 1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? तो अगर अभी देखो यहां पे ना आपको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, ये जो पोटेशियम परमैग्नेट दिया गया है आपको, एसिडिक में है, न्यूट्रल में है या बेसिक में है, इट हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड। अगर एसिडिक मीडियम में होता है तो आपका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट होगा भाई साहब मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5, ठीक है। अगर न्यूट्रल मीडियम में आप पोटेशियम परमैग्नेट को यूज कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3। अगर भाई साहब इसमें आप यूज कर रहे हैं बेसिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? दैट विल बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। क्लियर है? यहां पे क्योंकि ये दिया नहीं हुआ है तो कौन सा हो जाएगा बोलो यहां पे? अरे ये पे तो कोई भी नहीं है। हाँ 1/5। देखो यहां पे दिया नहीं हुआ है ना, 1/6 नहीं हो सकता, तीनों में कहीं पे आपको 1/6 दिख रहा है मॉलिक्यूलर वेट, नहीं हो सकता। तो यहां पे आपको जो नियरेस्ट ऑप्शन है उसी पे क्लिक, इट्स मॉलिक्यूलर वेट कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, ये हो सकता है वैसा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट, ये बेसिक मीडियम में हो सकता है, ठीक है, बेसिक मीडियम में हो सकता है। 1/5 ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट ये भी हो सकता है। ये आपका हो जाएगा भाई साहब किसमें? न्यूट्रल मीडियम में। मोर देन 1 करेक्ट है ये भाई साहब, ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में। हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट ये नहीं हो सकता, ये दोनों भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये याद रखिएगा पोटेशियम परमैग्नेट का। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। Assertion: molecular weight of a compound is 180 if its vapor density is 90। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है भाई साहब? मॉलिक्यूलर वेट वेपर डेंसिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है? ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी होता है, ठीक है। एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इज 180, अगर वेपर डेंसिटी इसका कितना है? 90। क्या ये करेक्ट है? करेक्ट है भाई साहब। 2 × 90 इज 180, तो आपका ये पार्ट तो भाई साहब करेक्ट है। रीजन: मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी अपॉन 2, दिस इज इनकरेक्ट, तो ये आपका इनकरेक्ट है। तो असर्शन इज राइट, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी। क्लियरम भाई साहब? क्लियरम? ओके। देखो भाई साहब एसिडिक मीडियम में MnO4 इज रिड्यूस्ड टू Mn2+। देखो हमने किया था यहाँ पे एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस Mn2+ में आता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। और यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है? देखो 5। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5, सो दिस विल बी द ऑप्शन वा, दिस विल बी द ऑप्शन वा, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके चलो भाई साहब, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। ऑक्सैलिक एसिड बेसिकली होता क्या है? देखो COOH, ये आपका ऑक्सैलिक एसिड। 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स आपको दिख रहे हैं, यही आपका हो जाएगा भाई साहब क्या? बेसिसिटी, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट कितनी हो जाएगी भाई साहब? इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू molecular weight upon basicity, that is how much? 2 replaceable hydrogen atoms। कितना हो जाएगा भाई साहब? इसका हो गया 12 2 24 प्लस ये हो गया 2 प्लस 4 × 16, दैट इज 64। कितना हो गया भाई साहब? ये 4 + 5 6, 6 + 4 10, 2 + 1 3, 3 + 6 9, ठीक है, 9 और भाई साहब 3, 118। +5 6, 6 + 4 10, 2 + 1 3, 3 + 6 9। ठीक है, तो आपका भाई साहब कितना हो गया? 90 हो गया। 90 का 45। इक्विवेलेंट वेट भाई साहब कितना हो जाएगा? इसका आधा है ना, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके, वी विल स्टार्ट विथ सम फिजिक्स सम। ओके पीपल, विल स्टार्ट विथ motion in a plane